हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं 12 फ्रेजेस न्यूज़पेपर के, खासकर द हिंदू न्यूज़पेपर के आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। हर दिन 12 फ्रेजेस की वीडियोस अपलोड की जाएगी। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है और इम्प्रूव करने के साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें प्रॉब्लम होती है तो ये इस तरह की वीडियो आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही हद तक प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। हमारा पहला आज का फ्रेज़ है स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्डाइजेशन। इसका अर्थ होता है कड़ा मानकीकरण या सख्त एकरूपता। अब इसका मतलब क्या? कड़ा मानकीकरण, एक स्टैंडर्ड, किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो उसको आप मानकीकरण बोलते हो। तो जब किसी प्रक्रिया, किसी उत्पाद, प्रोडक्ट या किसी सिस्टम को बहुत ही सख्त नियमों और एक तय मान को, मतलब कि एक स्टैंडर्ड के अनुसार एक जैसा यूनिफॉर्म बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोली तो द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल अगर देखें तो the government imposed a stringent standardization in the education system। सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में, मतलब शिक्षा प्रणाली में सख्त मानकीकरण लागू किया है। नेक्स्ट है सडन स्पर्ट। सडन स्पर्ट, सडन मतलब क्या होता है? अचानक, और स्पर्ट मतलब क्या होता है? तेज उछाल। ठीक है, जब इसको कंबाइन कर दिया जाता है तो कहते हैं अचानक तेज बढ़ोतरी, फाइन, या एकदम से जो उछाल होता है तो उसे हम सडन स्पर्ट बोलते हैं। अगर यही आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अचानक तेज बढ़ोतरी या एकदम उछाल को हम सडन स्पर्ट बोलते हैं। अ क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज और बर्स्ट इन समथिंग। किसी चीज़ में बहुत कम समय में अचानक से तेज़ी से बढ़ोतरी हो जाती है, और जो खासकर ऐसी बढ़ोतरी होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, तो उसे हम सडन स्पर्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज अ सडन स्पर्ट इन पेट्रोल प्राइजेज लास्ट मंथ। देयर वॉज अ सडन स्पर्ट इन पेट्रोल प्राइजेज लास्ट मंथ। पिछले महीने पेट्रोल प्राइसेस जो थी, पेट्रोल की कीमतों में अचानक से तेज बढ़ोतरी हुई या तेज बढ़ोतरी देखने को मिली, एकदम से उछाल हो गई। अगला फ्रेज है हमारा कर्सरी ग्लांस। कर्सरी ग्लांस, कर्सरी का अर्थ क्या होता है? कर्सरी मतलब होता है सरसरी, जल्दबाजी में, या सरसरी भी बोल सकते हो, जल्दी जल्दी जो देखते हैं। और ग्लांस का अर्थ होता है आप कह सकते हो कि ग्लांस है मतलब जल्दी से, बिना ध्यान के जब कोई चीज़ देखते हो। ठीक है, तो जल्दबाजी में जब किसी चीज़ को एकदम फटाफट देखते हो तो उसे आप बोलते हो कर्सरी ग्लांस। सरसरी नज़र से या सतही देखना, सतही मतलब सुपरफिशियली, ऊपर से देख लेना, तो उसे हम कर्सरी ग्लांस बोलते हैं। ये भी न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, सरसरी नज़रों से या सतही देखना। अ क्विक सुपरफिशियल लुक विदाउट डिटेल्ड अटेंशन। विदाउट डिटेल्ड अटेंशन को हम बोलेंगे कर्सरी ग्लांस। मतलब कि जब आप किसी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में या जल्दी में बिना गहराई से देखते हैं, बिना ज़्यादा समझे हुए देखते हैं, तो उसे हम कर्सरी ग्लांस बोलेंगे। ही गेव द रिपोर्ट अ कर्सरी ग्लांस बिफोर सबमिटिंग इट। उसने रिपोर्ट जमा करने से पहले बस एक सरसरी नज़र डाली रिपोर्ट पे। नेक्स्ट, इट्स अ वर्ड, इट्स अ रीइटरेट। रीइटरेट वर्ड जो है वह होता है और इसका अर्थ होता है दोहराना या फिर कहना। दोहराना या फिर कहना, जिस अगर इंग्लिश में बोले तो टू से समथिंग अगेन फॉर एम्फेसाइज और क्लैरिटी। जब किसी चीज़ को, किसी बात को आप दो बार 3 बार बोलते हो, दोहराते हो, ताकि उस जो बात आप बोल रहे हो उस पर एम्फेसाइज मतलब जोर पड़े या साफ हो जाए, वो चीज़ क्लियर कट हो जाए, तो उसे आप बोलते हो रीइटरेट। ठीक है, किसी बात को जोर देकर बार बार कहना या दोहराना।
अगर हम इसका सेंटेंस फ्रेम देखें तो द टीचर रीइटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने डिसिप्लिन, अनुशासन के महत्व को फिर से दोहराया, बार बार बताया, मतलब दोबारा बताया। यहाँ पे दोहराना है, मतलब बार बार नहीं होगा लेकिन दोहराना, दोबारा बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज़ मिलिशिया। देखिए 2-3 वर्ड मैंने डाले हैं फ्रेज के जगह पे, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब लोगों को, मुझे अच्छा वर्ड लगा तो मैंने डाल दिया मिलिशिया का ये फ्रेज़ नहीं है, लेकिन ये वर्ड है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका अर्थ होता है नागरिक सेना या अस्थायी सैनिक दल। अस्थायी सैनिक दल या नागरिक सेना मतलब a group of ordinary citizens trained as soldiers to serve when needed, especially in emergency। जब इमरजेंसी हो तो एक लोकल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ट्रेन किया जाता है सोल्जर्स की तरह, ताकि जब ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो तो उनका यूज़ किया जाए, उनका हेल्प लिया जा सके, तो उसको हम मिलिशिया बोलेंगे। अगर हम समझे तो अगर हमें बोलना हो कि कुछ एरियाज़ में जो स्थानीय नागरिक सेना जो है सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती है, तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं? इन सम एरियाज़ अ लोकल मिलिशिया हेल्प्स मेंटेन सिक्योरिटी। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ मिलिशिया टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर। सरकार ने बॉर्डर्स की रक्षा के लिए एक नागरिक सेना बनाई है। तो ये ऑर्डिनरी पीपल को इस तरह से ट्रेन किया जाता है सोल्जर्स की तरह, ताकि जब इमरजेंसी हो, जब कुछ वैसा सिचुएशन क्रिएट हो तो उनकी वो हेल्प कर सकें और वो मदद कर सकें। नेक्स्ट इज़ सेमिनल वर्क। ये फ्रेज़ है। सेमिनल वर्क का अर्थ होता है मौलिक रचना या प्रभावशाली कृति। अब इसका ये हिंदी भी बहुत वो है भारी भरकम। देखिए अगर इजी वे में समझे तो ऐसा काम, चाहे वो रिसर्च हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, जो किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में नई सोच की शुरुआत करे, ठीक है, या आगे के कामों को अफेक्ट करे, प्रभावित करे, तो वहाँ पर हम सेमिनल वर्क यूज़ करेंगे। अ हाईली ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क दैट शेप्स फ्यूचर आइडियाज़ और डेवलपमेंट्स इन अ फील्ड। तो वहाँ पर हम सेमिनल वर्क फ्रेज यूज़ करते हैं। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। हिज बुक इज़ कंसिडर्ड अ सेमिनल वर्क इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब उनकी जो बुक है, उनकी जो किताब है, वो आधुनिक अर्थशास्त्र मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में एक मौलिक और प्रभावशाली कृति मानी जाती है। मतलब कि वो फ्यूचर आइडियाज़ के लिए या फ्यूचर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला हमारा फ्रेज़ है रिलीजियस लेजिटिमेशन। रिलीजियस का अर्थ होता है धर्म से जुड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, और लेजिटिमेशन का अर्थ होता है वैधता देना, वैलिडिटी देना। तो धार्मिक वैधता या धर्म द्वारा मान्यता, तो उसे हम बोलेंगे रिलीजियस लेजिटिमेशन। जब किसी सत्ता, किसी कार्य या किसी भी रूल रेगुलेशन, किसी नियम को धर्म के आधार पर सही या स्वीकार्य माना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिलीजियस लेजिटिमेशन, धार्मिक वैधता है। द प्रोसेस ऑफ जस्टिफाइंग और वैलिडेटिंग अथॉरिटी एक्शंस और रूल्स थ्रू रिलीजियस बिलीफ्स और अप्रूवल, तो वहाँ पर हम बोलेंगे रिलीजियस लेजिटिमेशन। जैसे कि किंग्स ऑफन यूज्ड रिलीजियस लेजिटिमेशन टू स्ट्रेंथन देयर रूल्स। राजा किंग जो हैं अपने शासन को मजबूत करने के लिए अक्सर रिलीजियस लेजिटिमेशन, धार्मिक वैधता का उपयोग करते थे। नेक्स्ट इज संस्कृतिकरण। ठीक है, अब यहाँ पे सेंस्क्रिटाइजेशन भी बोलते हो, मतलब इसको प्रोनाउंस करोगे, लेकिन जनरली मैंने गूगल पे भी डाला तो वहाँ पे संस्कृतिकरण भी बोला जाता है। तो इसका अर्थ होता है ऊंची जाति जैसा बनना या सामाजिक उठान। अब ये क्या मतलब है? अ प्रोसेस वेयर अ लोअर सोशल ग्रुप अडॉप्ट्स प्रैक्टिसेस ऑफ हायर कास्ट्स टू इम्प्रूव स्टेटस। मतलब जब कोई व्यक्ति जो नीची जाति का हो, जब कोई निम्न सामाजिक समूह का हो,
तो वो जब ऊंची जातियों के रीति रिवाज और जीवन शैली मतलब डेली लाइफ अपनाकर अपना दर्जा बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे हम संस्कृतिकरण बोलते हैं। तो ऊंची जाति जैसा बनना या सामाजिक उठान, समझ आया। जैसे कि संस्कृताइजेशन हेल्प्ड सम कम्युनिटीज गेन हायर सोशल स्टेटस। संस्कृतिकरण ने कुछ ग्रुप को मतलब कुछ समुदाय को, कुछ कम्युनिटी को ऊंचा सामाजिक दर्जा मिला है किस चीज़ से? संस्कृतिकरण से। नेक्स्ट इज अ फाउल ऑफ। अ फाउल ऑफ इज़ अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है उल्लंघन करना या नियम के खिलाफ जाना। जब आप नियम के खिलाफ जाते हो तो वहाँ पर आप फाउल ऑफ फ्रेज का यूज़ करते हो। जब कोई व्यक्ति नियम, कानून और डायरेक्शंस मतलब निर्देश के खिलाफ चला जाए तो वहाँ पर हम बोलेंगे अ फाउल ऑफ, टू गो अगेंस्ट और ब्रेक अ रूल और लॉ। जैसे कि ही रैन अ फाउल ऑफ द लॉ, वो कानून का उल्लंघन कर बैठा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नियम के खिलाफ चला गया, कानून का उल्लंघन कर बैठा। तो इस तरह से हम अ फाउल ऑफ फ्रेज का यूज़ करेंगे। ये सब आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। डोमिनेटिंग पोजीशन। डोमिनेटिंग पोजीशन का क्या मतलब है? डोमिनेटिंग का अर्थ होता है कंट्रोल कर किसी को करना, डोमिनेट करना, और पोजीशन मतलब स्थिति। तो जहाँ पूरा नियंत्रण हो उसको हम कहते हैं डोमिनेटिंग पोजीशन। साफ साफ लफ्ज़ों में समझे तो अर्थ है इसका हिंदी में प्रभुत्व वाली स्थिति या मजबूत पकड़। जब कोई व्यक्ति या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटीज़ जो होती है किसी एरिया में बहुत ताकतवर हो और दूसरों पर नियंत्रण रखता हो तो उसे हम बोलते हैं वहाँ पर उस कम्युनिटी या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि ये डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। अ पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स इन अ फील्ड और मार्केट। तो वहाँ पर हम डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैज़ अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द टेलीकॉम मार्केट। एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात हो रही है कि इस कंपनी की टेलीकॉम मार्केट पर मजबूत पकड़ है, मतलब ये डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ हॉलोड आउट। हॉलोड आउट, हॉलो का अर्थ क्या होता है? हॉलो का मतलब होता है खाली, अंदर से जो खाली हो उसको कहते हैं ना हॉलो है। और आउट मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो जो अंदर से खाली या कमज़ोर कर देना तो उसको हम बोलेंगे, जब ये फ्रेज़ बनता है हॉलोड आउट तो उसका अर्थ होता है अंदर से खाली या कमज़ोर कर देना, तो उसको हम बोलेंगे हॉलोड आउट। जब किसी चीज़ को अंदर से खाली कर दिया जाए या उसकी असली ताकत को ख़त्म कर दिया जाए तो वहाँ पर हम हॉलोड आउट फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। मेड एम्प्टी इनसाइड और वीकेंड फ्रॉम विदिन। अंदर से खोखला कर देना, अंदर से खाली कर देना, अंदर से कमज़ोर कर देना। एग्जाम्पल, द ओल्ड ट्रीज वॉज हॉलोड आउट बाई इंसेक्ट्स। द ओल्ड ट्री वॉज हॉलोड आउट बाई इंसेक्ट्स। पुराना जो पेड़ है वो अंदर से इंसेक्ट्स के द्वारा खाली कर दिया गया, मतलब खोखला कर दिया गया, नॉट खाली, खोखला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको ये फ्रेजेज़, इस तरह के फ्रेजेज़ हर दिन मिलेंगे न्यूज़पेपर के। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।